दोस्तों, इस साल दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 3 अक्टूबर को हो चुकी है। इस वर्ष में पहला पुरस्कार चिकित्सा जगत की खोजों के लिए 2022 में वैज्ञानिक स्वांते पाबो को मिला है। यह पुरस्कार एक जगह से पूरे ग्रह पर कैसे फैले इंसान पर की गई स्टडी के लिए मिला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड बाय एपीएस में। स्वीडिश के अनुवांशिकविद स्वांते पाबो के काम ने हमारे अपने विकासवादी इतिहास का पता लगाने में मदद की और इस सवाल का जवाब दिया कि कैसे मनुष्य एक जगह पैदा होकर पूरे ग्रह पर चारों ओर फैल गया। उन्होंने हमें कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब दिए कि हम कहां से आए हैं और क्यों होमो सैपियंस यानी मनुष्य विकास क्रम में आगे बढ़ते गए जबकि हमारे रिश्तेदार विलुप्त हो गए थे। 1990 के दशक में ह्यूमन जेनेटिक कोड पर काम करने पर शोध तेज गति से हो रहा था, लेकिन यह प्राचीन डीएनए के ताजा नमूनों पर निर्भर था। प्रोफेसर पाबो की रुचि हमारे पूर्वजों से प्राप्त पुरानी और खराब हो चुकी जेनेटिक सामग्री में थी। पहले ज्यादातर लोगों को यह असंभव लगता था, लेकिन पाबो पहली बार 40,000 साल पुराने हड्डी के टुकड़े से डीएनए सीक्वेंस करने में सक्षम हुए। उन परिणामों में पता चला कि निएंडरथल, जो ज्यादातर यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे, वह आधुनिक मानव और चिंपैंजी दोनों से अलग थे। उनका काम होमोनिन्स पर केंद्रित था, यानी कपी परिवार की नस्लें जो मनुष्य हो या मनुष्य जैसी हो, इन्हें वनमानुष भी कह सकते हैं, जो आधुनिक मनुष्य का समूह है। इसमें मनुष्य, होमो सैपियंस और हमारे विलुप्त रिश्तेदार भी शामिल है। नोबेल समिति ने कहा सभी जीवित मनुष्य और विलुप्त होमोनिन्स के बीच की जेनेटिक कड़ी है जो हमें विशिष्ट बनाती है। इन्हें आपसी संबंधों की भी जानकारी मिली है। निएंडरथल डीएनए और दुनिया भर के मनुष्यों के बीच की तुलना से पता चला कि उनका डीएनए यूरोप या एशिया से आने वाले मनुष्य के करीब था। इससे पाबो ने पता लगाया कि लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से पलायन करने के बाद होमो सैपियंस ने निएंडरथल के साथ संबंध बनाए थे और उनके बच्चे भी हुए। होमिनिन्स लगातार पलायन करते रहे, जिससे वे धीरे धीरे पूरे ग्रह पर फैलते गए। उनके इस गुण को आज के मनुष्य में देखा जा सकता है। आधुनिक मानव डीएनए का 1.4% हिस्सा हमारे निएंडरथल रिश्तेदारों से आता है और यह हमारे शरीर की संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमताएं भी प्रभावित करता है। प्राचीन डीएनए का हिस्सा सभी वर्तमान मानवों में पाया जा रहा है। मानव उत्पत्ति में अगला कदम 2008 में बढ़ाया गया। वैज्ञानिकों को साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा में 40,000 साल पुरानी उंगली की हड्डी मिली थी। प्रोफेसर पाबो ने इसके डीएनए के एक नमूने की सीक्वेंसिंग की और परिणामों से पता चला कि यह पहले से अज्ञात होमोनिन था, जिसे डेनिसोवंस के नाम से जाना जाता था। यह भी पता चला कि होमो सैपियंस ने डेविसोवियंस के साथ भी संबंध बनाए। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से में 6% लोगों का डीएनए डेनिसोवियंस है। इस जेनेटिक गुणों के चलते कुछ लोग ऑक्सीजन के निम्न स्तर को भी झेल सकते हैं। यह खूबी वर्तमान में तिब्बतियों में पाई जाती है। पाबो की इस खोज के कारण अनुवांशिक विकासवाद को एक नए स्तर की ऊंचाई मिली। 67 साल के पाबो रिसर्च के क्षेत्र में जाना माना नाम है। उनकी खोजों ने एक अनूठा संसाधन स्थापित किया, जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक समुदाय द्वारा मानव विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। पाबो को सन 1992 में गोटफ्राइड विलेम लाइबनिज पुरस्कार, सन 1918 में मैक्स डेलब्रुक मेडल, 2005 में मेडिसिन के लिए लुइस जीनेट पुरस्कार, 2008 में पोर्ले मेरिट मेडल, लोमोनोसोव स्वर्ण पदक 2014, डार्विन वालेस मेडल 2019, 2020 में जापान पुरस्कार के साथ अन्य बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया। हाल ही में इन्हें 2022 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इनके पिता सून के बर्गस्ट्रोम को भी 1982 में साझा नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए अनफिल्टर्ड बाय एपीएस को सब्सक्राइब करें।